न जाने कितने सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के थ्रू एक छवि बना रहे थे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु होने की, लेकिन केवल 24 घंटों के भीतर उनकी ये जो छवि है वो एक्सपोज हो चुकी है। एस जयशंकर को ना जाने कितनी बार लेजर आईज लगाकर, लाल आंखें लगाकर हमने बताया है कि जो भारत का बोलबाला है वो दुनिया भर में कितना ज्यादा है, लेकिन 24 घंटों के भीतर ये भी एक्सपोज हो चुका है। जिस पाकिस्तान को हम लगातार टेररिस्ट स्टेट कहते आए हैं, ईरान पर अमेरिका की ओर से जो हमला किया जाना था उसमें मध्यस्थी का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया और भारत ने इसमें क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान की वजह से ये जो पूरी जंग है उसे 2 हफ्ते तक रोक दिया गया है और इस सब के बीच में भारत का फॉरेन पॉलिसी कहां पर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से आज व्यंग के जरिए बताया गया कि ऐसा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जंग के बीच केवल एक फोन ऑपरेटर का काम करते रहे और बताते रहे आज मैंने इससे बात की, आज मैंने उससे बात की। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। टेलीफोन ऑपरेटरचं काम काय, आज मैंने सऊदी अरेबिया के प्रिंस से बातचीत की, आज मैंने जॉर्डन के प्रेसिडेंट और राजा से बात की, आज मैंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात की, आज मैंने दुबई के शेख से बात की, आज मैंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, मेरी नेतन्याहू से बात हो गई। मैं टेलीफोन ऑपरेटरच्या कामात ते बिझी, फोन लावणं फोन बोलणं, फोन लावणं फोन बोलणं। तो नरेंद्र मोदी शायद देश वालों को ये बताते रहे कि दुनिया भर में उनके कितने दोस्त हैं, किसे किसे वो माय फ्रेंड कहते हैं, खीखी कर हंसते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश अब मीडिएटर बन चुका है। पहलगाम के हमारे जो विक्टिम्स हैं उन्हें अब तक हम न्याय नहीं दिला पाए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया भर में शांति दूत बनकर घूमेगा। क्या ये भारत की फेल्ड पॉलिसी नहीं है? क्या ये हमारे विदेश नीति का एक जीता जागता फेलियर नहीं है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों भारत को इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत है और ये क्या दर्शाता है हमारे बीच में जो एजेंडा फैलाया जा रहा है उसके करनी और कथनी में कितना असर है। कितने देश हैं, हर देश मीडिएट करने का काम कर रहा है, क्योंकि कई लोग कहेंगे अरे केवल पाकिस्तान ने ही तो मीडिएट किया है, दुनिया में इतने ताकतवर देश हैं, तो आप भारत को लेकर इतने क्रिटिकल क्यों हो? अब यहाँ पर क्रिटिकल होने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने खुद एक छवि बनाई है सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु होने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक भरी सभा की थी। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और तो और जंग के 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल में थे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सैफरन सैफरन कहते हुए खीखी हंस रहे थे। आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारी तस्वीरें मिल जाएंगी जहां पर वो दुनिया भर के तमाम नेताओं के साथ हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनके साथ जोक मार रहे हैं और इसके जरिए एक छवि बनाई जा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी का बोलबाला पूरे दुनिया भर में। अगर आप पिछले कुछ वीडियोस को गोदी मीडिया के याद करें तब तो ये भी कह रहे थे कि 2024 में दुनिया भर के सबसे बड़े नेता होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस पाकिस्तान को अब तक हम एक गरीब देश मानते आए हैं, जो पाकिस्तान हमेशा से भारत के सामने कमज़ोर देश रहा है, अब वो पाकिस्तान इतना बड़ा हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां 24 घंटों पहले ये ऐलान किया था कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं और ईरान को एक तरीके से तबाह करने वाले हैं, तो वही पाकिस्तान के मध्यस्थी की वजह से उन्होंने अब 2 हफ्तों तक ये नहीं करने की बात की है। ट्रुथ सोशल नामक जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल असीम मुनीर ऑफ पाकिस्तान and wherein they requested that I hold off the destructive force being set tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire.
यहाँ पर भी आपने देखा कि कैसे पहले ही लाइन में डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उनका नाम लिखते हैं और इसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि इन्हीं की वजह से 2 हफ्ते तक इस जंग को रोक दिया गया है। जब पाकिस्तान ने इससे पहले भी ये मध्यस्थी की बात की थी दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमारे जो भारत के नेता हैं उनके सोर्सेस ने ये कहा था कि हम दलाल थोड़ी हैं, वी आर नॉट दलाल, कि हम कोई दूसरे 2 देशों के बीच में जाएं और उनमें मध्यस्थी कराएं। बहुत अच्छी बात है। अब आप कह रहे हैं कि आप दलाल नहीं हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। तो वहीं दूसरी ओर 2024 को याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव था और ज़्यादा कुछ मत कीजिए, नरेंद्र मोदी के YouTube पेज पर जाइए और आप वहां पर पाएंगे कि अब भी ये प्रचार वाला ऐड मौजूद है, जहां पर यह दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दी और वहां पर फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकाला। इस ऐड को मैंने प्रधानमंत्री के YouTube पेज से ही निकाला है, उस ऐड को देखिए। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे 2 देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। आप सोचिए, अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के छात्रों के लिए 2 देश के बीच में 2024 में वॉर रुकवा सकते थे, तो अगर अभी वो ऐसा करते तो कितना बड़ा असर होता। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, शेयर मार्केट पर इसका असर है। और इस सब के बीच अगर वाकई आप मध्यस्थी करा पाते तो इससे क्या होता कि आप जो खुद अपने विश्व गुरु वाली एक छवि बना रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता और दुनिया भर को इससे राहत मिलती। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और अब हम कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी देखने की ज़रूरत है कि इस पूरे एक जो 24 घंटे में जो चीज़ें हुई हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में हमारी असली छवि क्या है। जब ये जंग शुरू हुआ था तब अमेरिका की ओर से लिखा गया कि हम भारत को इजाज़त देते हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए। हम अमेरिका से इजाज़त लेकर रशिया से तेल खरीद रहे हैं जिससे हम पहले तेल लेते थे। जब पहलगाम में हमला हुआ था और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का ऐलान सबसे पहले भारत के नेताओं ने नहीं किया था। यह भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हुआ था और उसके बाद बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर का एक तरीके से क्रेडिट लेते रहे और हमारे नेता अब भी मुंह खोलकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यह नहीं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और तो और आप देखिए उसके बाद हुआ क्या। बार बार आप पाएंगे कि पहलगाम में जब हमने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और उनका हाथ इसके पीछे बताया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को होस्ट करते हैं। और तो और इसी असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अपना मोस्ट फेवरेट फील्ड मार्शल बताते हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि जो हमारा एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी है वो कितना फेल्ड हो चुका है। आप हमारे आसपास के देशों को देखिए और देखिए क्या वाकई कोई एक भी देश बचा है जो भारत का साथीदार बना हुआ है, जो भारत के साथ रहना चाहता है, और अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं यकीन से आपको ये तो कह सकता हूं कि 2014 से पहले पाकिस्तान एक कमजोर और गरीब देश हुआ करता था जिसके सामने भारत की छवि दुनिया भर में मानी जाती थी। बराक ओबामा लगातार पाकिस्तान पर मुंबई 26/11 हमले के लिए दबाव बना रहे थे और अब आप देखेंगे कि जिस पाकिस्तान पर हम पहलगाम के हमले की बात करते हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करते हैं व्हाइट हाउस में। ये क्या हमारी फेल्ड पॉलिसी नहीं है? और अब आप सोचिए, जिसे हम टेररिस्ट स्टेट लगातार कहते आए हैं, वो अगर 2 देशों के बीच में पीस मेकर का काम कर रहा है तो ये क्या दर्शाता है भारत की छवि दुनिया भर में कैसी है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मेरा गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों से भी है। क्या आप में हिम्मत है इसे लेकर डिबेट बुलाने की? क्या आप में हिम्मत है ये बताने की कि क्यों पाकिस्तान और क्यों भारत नहीं है जो इन 2 देशों के बीच में अपने आप को ला पाया और इस युद्ध को रुका पाया? डोनाल्ड ट्रंप से आपके अच्छे रिश्ते हैं,
इससे पहले जो बराक ओबामा थे उससे तो आप तू तड़ाक करके बात करते थे, ईरान के साथ तो आपके पुराने रिश्ते थे, इजराइल के साथ तो आप जाते हैं अभी भी माई फ्रेंड कहते हुए वहाँ पर बात करते हैं। तो अब क्या हो गया? क्या दुनिया भर में पाकिस्तान ताकतवर नहीं बनेगा? जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च भी कर रहा था तब मैंने देखा कि YouTube पर इतने वीडियोस आए हैं कि इससे क्यों पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान अपनी छवि को कैसे सुधार सकता है, जियो पॉलिटिक्स पे इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। और सोचिए अगर ये होता रहा तो उन पाकिस्तान में टेररिज्म को नेस्तनाबूद कर दिया है। दुनिया भर में हमने हमारे सांसदों को भेजा था ये बताने के लिए कि कैसे इस जंग के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कौन सा देश आपके साथ खड़ा है? अब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच भी ये पहुंच चुका है। तो ये भारत के लिए क्या दर्शाता है? क्या हमारा पड़ोसी देश जो है ये और ताकतवर नहीं हो रहा है? क्या इससे हमारी परेशानी नहीं बढ़ेगी? अब कहाँ है नरेंद्र मोदी की वो लेजर आंख वाले एस जयशंकर? क्या उन पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? संजय राउत ने इसे लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात कही। आज पूरा दिन भर जो कुछ हुआ है वो कैसे नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करता है, संजय राउत के इस बयान को सुनिए। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बारसिंग बात है। ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश कहते हैं, हमेशा मोदी जी वो विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में। इस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आए। तो आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता चलेगी और जागतिक वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा, इस्लामाबाद को महत्व मिलेगा। जिस इस्लामाबाद पर आप ऑपरेशन सिंदूर में अपना झंडा फहराने वाले थे ना, क्या हो गया मिस्टर जयशंकर बताइए? मोदी जी आप कहाँ हैं? ये मोदी जी केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रचार में घूम रहे। उनको ये उसका महत्व है कि प्रचार करना है हमारे पार्टी के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। लेकिन महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा है, इजराइल ने थैंक्स कहा है और ईरान ने भी थैंक्स कहा है। और तीनों देश के प्रमुख अब बैठेंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी नीति जिम्मेदार है। तो विपक्ष के कई नेता लगातार इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पापा के गोद में बैठा हुआ गोदी मीडिया क्या इसे लेकर सवाल पूछेगा या फिर ये दर्शाएगा कि ये जो नेता हैं या फिर ये जो पत्रकार हैं ये वाकई देश के लिए नहीं बल्कि एक नेता के लिए काम करते हैं और इनके लिए वो नेता और उनकी छवि जो है वो सर्वोपरि है। राष्ट्र, इस देश की छवि या फिर हमारे जो जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस खराब हो रहे हैं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आज भी आकर आपको बताएंगे कि क्यों मध्यस्थी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ये नहीं बताते हैं तब तो हमें शायद धुरंधर 3 में ही पता चल पाएगा कि क्यों पाकिस्तान ने जो किया वो गलत है और क्यों भारत ने एक मीडिएटर का रोल ईरान और अमेरिका के बीच नहीं किया और कैसी ये मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे लगता है उसके लिए धुरंधर 3 का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो ऐसे ही लगता है कि अब फिलहाल हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम जाकर लगातार गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, खी कर हंस रहे थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ना ही हमने पाकिस्तान की छवि को ख़राब की है, ना ही हमने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, और इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान बतौर पड़ोसी देश हमें ही है। और अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो भविष्य में इसका और ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा। ये और कुछ नहीं दोस्तों, भारत की एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। फिलहाल इस वीडियो में आप दीजिए इजाज़त। जो बातें टीवी पर होनी चाहिए थी वो नहीं होती हैं, तब मैं इस तरह के वीडियोस के ज़रिए उन बातों को आपके सामने लाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं कि इस पूरे मामले में हमारी कितनी खीखी हो रही होगी दुनिया भर में, लेकिन शायद हमारे